Tehreek-e-Insaf fulfills the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in terms that सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। इससे हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। गुड टू सी यू की जो सियासत इस मुल्क में चल रही है उस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया गया। जब 9 मई का वाकया हुआ और फिर इमरान खान को मर्सिडीज गाड़ी में पेश किया गया, मर्सिडीज गाड़ी में किसी लीडर को आज तक पेश नहीं किया गया, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज, और फिर उसको गुड टू सी यू कहा गया और फिर बोला कि खान साहब आप मजम्मत कर देना कि जो 9 मई को पाकिस्तान में हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जश्न मना रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और कानून की फतह करार दे रही है। दूसरी तरफ हुकूमत इस पर शदीद तनकीद कर रही है और ये कहा जा रहा है कि आइन को दोबारा से तहरीर करने के मुतरादिफ ये फैसला है। वज़ीर कानून कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ तो फ्री की नहीं थी, उसने नशिस्तें मांगी नहीं थी, लेकिन नशिस्तें उसे दे दी गई, हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा था। इस मुकदमे के फैसले पर तनकीद भी की जा रही है और साथ साथ कुछ लोग इस फैसले को आइनी और कानूनी भी करार दे रहे हैं। माजी की उन तमाम फैसलों की तरह जो पाकिस्तान में होते रहे, सियासी फैसले तनकीद की जद में भी रहते हैं और तारीफ़ की जद में भी आते हैं, क्योंकि सियासी जमातें अपने अपने अंदाज से इन फैसलों को देखती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज का फैसला, इसके नतीजे में ना कि हुकूमत को खतरा है नंबर्स की तादाद के हवाले से, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ इसे अपने सियासी और आइनी फतह करार देती है। दूसरी तरफ जो इसके मुखालफीन हैं वो ये समझते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को जो नशिस्तें मिलने जा रही हैं उससे हुकूमत साजी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे उनका जो मौक़िफ़ है तहरीक-ए-इंसाफ का वो दुरुस्त नहीं था। ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त हो सकता है, इस फैसले के अंदर क्या क्या इबहाम मौजूद हो सकते हैं और फैसला कितना आइनी और हक पर मबनी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जायज़ा लेंगे कि क्या इस फैसले के नतीजे में बहरान ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद बहरान जन्म ले सकता है। सेनेट के इंतखाबात की बात हो या मुल्क के अंदर दीगर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं सियासत के हवाले से, उसमें भी इसके गहरे असरात होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और अदालती अमूर के माहिर, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना सिकंदर हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर तालीम भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा ताकि हमारे नाज़रीन के सामने और दोनों हमारे सियासी रहनुमाओं के सामने भी एक पिक्चर आ सके। आज का जो अदालती फैसला है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ का एक मौक़िफ़ है। ये कहा जा रहा है कि इस आइन के इस फैसले के अंदर कुछ इबहाम ऐसे मौजूद हैं जिससे राना सनाउल्लाह साहब को ये कहना पड़ा है कि ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। तनकीद भी होगी, यकीनी बात है, पाकिस्तान के अदालती फैसलों पर तारीफ़ भी होगी, लेकिन आपको क्या लगता है इस फैसले के नतीजे में कुछ सियासी बहरान टलेगा और इस आइनी फैसले जो है इसकी अहमियत कितनी है? फिर जो तनकीद करने वाले हैं उनका मौक़िफ़ कितना जो है वो वज़न रखता है और जो तारीफ़ करने वाले हैं वो इसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे सवालात जो हैं वो जड़ दिए हैं। देखें, जहाँ तक बात ये है कि 15 दिन कैसे दिए गए हैं ये मुझे समझ नहीं आती है कि लेकिन मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने जिन अरकान को आज़ाद करार दिया था, अब 39 अरकान को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद अरकान करार दे दिया है और वो प्रोसेस जो कि इंतखाबात से पहले होता है, कागजात नामजदगी दुरुस्त करने के वास्ते, पार्टी सर्टिफिकेट देने के हवाले से और फाइनल जो है वो टिकट देने के हवाले से, उसको दोबारा से खोल दिया है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी मुझे एक अभाम भी नज़र आता है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो इसी फैसले के अंदर जो दो फाजिल जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखेल, वो ये कहते हैं कि हमें आइन के अंदर अपने अल्फाज नहीं डालने चाहिए और कानून की पासदारी करनी चाहिए। अब सख्त लफ्ज़ तो जो है वो यही है, मैं इसको कहूँगा कि वो जो जज साहबान हैं वो ये कह रहे हैं कि आइन को रीराइट किया गया है और ये एक टेलर मेड फैसला है कि एक नाप का सूट जो है वो उसको यकसरीती फैसला वो तश्कील दिया गया है, काट छांट करके ये भी किया जाए, ये भी किया जाए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को भी इस्तेमाल किया, एक नया शेड्यूल जारी हुआ है, नई लिस्ट दी जाएगी। ये सारे काम जो हैं वो इलेक्शन शेड्यूल के दौरान होते हैं, उसमें एक बाकायदा कट ऑफ डेट्स होती हैं। फिर दूसरी तरफ जो है वो एक और बात भी है कि इन्हीं 8 जज साहबान जो हैं उन्होंने अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि वो अरकान जिनको कहा गया है कि वो कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी 22 के 23 के करीब, जिसको लेफ्ट ओवर सीट्स कहा जाता है, जी। उनको MNA भी तस्लीम किया है, लेकिन उनको MNA तस्लीम किया है, एक कट ऑफ डेट है 6 मई तक। तो अगर वो अरकान नहीं थे तो फिर MNA 6 मई तक वो कैसे रह सकते हैं और ये इख्तियार कहाँ से आया है? जो है अगर एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जब वो चले गए तो फिर उसके बाद इस प्रोसेस को सारे को रिवर्स कैसे किया गया, तो ये बहुत सारे सवालात हैं। तो इसी वजह से जो है वो ये तनकीद है। आपको याद होगा जैसे कि 63A के फैसले के ऊपर हुई थी और उसमें वोट शुमार ना करने की बात हुई थी और उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गया था और वहाँ पे पंजाब में एक हुकूमत तब्दील हुई थी। आज जो है वो इस इंटरप्रिटेशन के तहत एक मरतबा फिर जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो दरख्वास्त गुजार थी उसको तो नहीं मिला है, लेकिन जो कि ना दरख्वास्त गुजार थे ना क्लेम कर रहे थे, उनको जो है वो इस इंटरप्रिटेशन के तहत वापस जो है वो नशिस्तें लाई गई हैं। तो एक तरह से जो है ये एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम फैसले और नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। तो लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो बात है वो 15 दिन कहाँ से आए, किस जुरिस्डिक्शन के अंदर आए? हाँ, अगर ये फैसला होता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है जैसा कि उसका क्लेम था और PTI भी इस बात को इंडोर्स कर रही थी, तो फिर ये फैसला समझ आ सकता था और उसके बाद कोई एम्बिग्विटी न रहती। लेकिन ये 8 जज साहबान के फैसले के बाद एम्बिग्विटी बहुत बढ़ गई है और वो 39 अरकान जो कि अब एक पार्टी से टिकट भी लेंगे, पार्टी से तस्दीक भी करेगा इलेक्शन कमीशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी वजह से एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, ये पंडोरा बॉक्स खुला है या जिसको आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आइनी और अदालती फतह भी करार दे रही है, लेकिन साथ ही साथ जो सवालात उठाए गए इस फैसले के ऊपर, जैसे कि हुकूमत ने कहा कि ये तो जो है डिमांड ही नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की डिमांड थी। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आइनी दायरा इख्तियार है, उस दायरा इख्तियार के अंदर अगर मुदाखलत की जाती है या उसको ओवर रूल किया जाता है तो ये भी एक आइनी लिहाज से इंटरफेरेंस है एक इदारे के अंदर। आपको क्या लगता है ये जो वैलिड पॉइंट्स हैं आपके इस फैसले के जो इतराज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, सबसे पहले तो मैं उन सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो ये केस लड़ रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ तहरीक इंसाफ एंड सुन्नी काउंसिल, जो कि इमरान खान के टाइगर्स हैं, और उनकी फतह पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने केस किया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस केस के बारे में कहता हूँ। देखिए, इस तरह है कि इब्हाम पैदा हुआ था इस पूरे ट्रायल के दरमियान में, एक जगह पे आके एक क्वेश्चन रेज हुआ। जी जी। वो क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे और MPs थे, उनको इंडिपेंडेंट किस बेसिस पे किया गया।
वो कौन सी ऐसी शिक थी इलेक्शन एक्ट की कि जिसकी बेसिस पे किया गया? तो उन्होंने कहा कि जी वो जो 13 जो जनवरी का डिसीजन था उसकी बेसिस पे ये सारी चीजें हुई थी। तो वहां पता चला कि वो तो इंटरप्रिटेशन ही गलत है, क्योंकि आर्टिकल जब 215 को अब अगर देखते हैं तो उसमें वो कहता है कि आपसे सिंबल ले लिया जाएगा अगर इलेक्शन आप लोगों ने ना कराए। हालांकि वो अपनी जगह पे एक बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ठीक। अब उसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं हो सकती, क्योंकि तहरीके इंसाफ एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी आज भी रजिस्टर्ड है, इस थ्रू आउट प्रोसेस में रजिस्टर्ड थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी को कॉन्टेस्ट करने की इजाजत ही नहीं थी। अब जब वो कॉन्टेस्ट करने की इजाजत नहीं दी तो यहां पे गलती आ गई। अब इस गलती को, क्योंकि ये याद रखें, ये गलती जो है ना, जब आपने इलेक्शन सिंबल ले लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे पीपल्स पार्टी से एक दफा आप लोगों ने तलवार का लेके उसको तीर दे दिया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बल्ले का निशान लेके उनको कोई एक निशान दे देते और उस निशान पे सारे लड़ते। लेकिन वहां पे उसमें सोने पर सुहागा ये कर दिया कि सबको इंडिपेंडेंट करके हर एक को अलग अलग दे दिया। इसके बाद अवाम ने उस सारे सिंबल्स जो कि अलग अलग सिंबल थे उनको वोट दिया। ठीक है, अब ये याद रखिए, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी जुल्म हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, वो देखें कि कहां कहां क्या गलत हुआ। जब उनको गलती का पता चला तो उनके पास एक आर्टिकल है 187 जिसमें वो कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। तो अगर आपको कंप्लीट जस्टिस करना होता है तो आपने बाज चीजों को उस लिहाज से चेंज करना होता है। तो उसमें अगर आप देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बात कही थी ड्यूरिंग इस पूरे उसमें कि अगर तो वो इंटरप्रिटेशन गलत है तो फिर तो इन सब लोगों को दोबारा से 3 या 4 दिन देने चाहिए कि ये सारे कैंडिडेट्स दोबारा बताएं कि ये किस पार्टी के हैं, अगर इनको एज अ सेपरेट सिंबल या आजाद करवाया था। क्योंकि जब तरीके इंसाफ एज अ लेजिटिमेट थी तो उसमें इनको जाने क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो ये उस चीज, उस गलत, हाँ कि 15 दिन कैसे हो गए, मुझे ये समझ नहीं आई। ठीक है, वो 15 दिन 7 दिन वो बेशक हो, लेकिन आप इसके एसेंस पे जाए। आपने अच्छा फिर सिद्दीकी साहब ने जिक्र किया आर्टिकल 63A का। देखिए, आप एसेंस पे जाएंगे कि ये जो आर्टिकल बन रहे हैं ये इसलिए बन रहे हैं कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग ना करे, कोई डिजर्ट ना करे। आप इसको प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं, आप इसको कत्ल करने के बाद नहीं, कत्ल करने से पहले रोक रहे हैं। उसके एसेंस ये है कि आप वो डिजर्ट ना करे अपने पार्टी को, तो इस वजह से उसके लिए पहले उसकी इंटरप्रिटेशन मेरी नजर में ऐसी होती है। इसी तरीके से ये जो सारी बात हुई है इसमें एक्चुअल इंटरप्रिटेशन यही होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलत तरीके से रोका गया था और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड में पार्टी बन भी गई थी। क्योंकि जब ये क्वेश्चन रेज हुआ तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई थी कि ये तो गलत इंटरप्रिटेशन है। जब गलत इंटरप्रिटेशन है तो सारी चीजों को करेक्ट करना ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। ये आर्टिकल 187 उनको एम्पावर करता है। मैं हमेशा वापस आता हूं आपकी तरफ। राना सिकंदर हयात साहब, आपकी जमात ने ये ऐलान किया है ना कि आइन के अंदर 3 दिन है, 15 दिन कैसे दे सकते हैं, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है। जी मैं सिद्दीकी साहब इसमें भी आपकी तरफ में आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट 3 दिन को 3.5 दिन कर सकती है? बस ये सवाल है। मैं सिद्दीकी साहब इसमें भी आपकी तरफ वापस आता हूँ। राना सिकंदर, ऐसा करना आइन लिखना है या आइन को रीराइट करना है? जी राना सिकंदर साहब, ये जो आपकी जमात कह रही है कि हम इसको रिव्यू में नहीं जाएंगे, नजरसानी अपील नहीं करेंगे, क्या हुकूमत इस बात को फिर तस्लीम कर रही है, इस फैसले को, अपनी अदालती शिकस्त को तस्लीम कर रही है? मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले तो एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन लीगल कोडालिटीज़ फॉर्मेलिटीज़, बट मैं इस बेंच में 2 ऑनरेबल जजेस जस्टिस आयशा मलिक और शाहिद साहब, मैं 2019 में जी उन 36 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का हिस्सा था जिन्हें इलीगली 5 साल के टेन्योर के लिए मुंतखब करने के बावजूद 2.25 साल बाद घर भेज दिया गया। तो हमारा एक हाई कोर्ट का फुल बेंच बना था जिसमें ऑनरेबल लॉर्ड मेयर पटिशनर थे, यही 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फुल बेंच बना था हाई कोर्ट का। 9 दिन डे टू डे हियरिंग हुई और हमें सुना ही नहीं गया।
तो मंदोखेल साहब की कंप्लीट जस्टिस की जो दास्तान है उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्हें हाईलाइट दे रहा हूं कि कंप्लीट जस्टिस मुझे भी एज ए पाकिस्तानी पर मिलना। मंसूर अली शाह, फिर शायद वो कंप्लीट जस्टिस जिसे प्रीएम्प्ट करने का ये कह रहे हैं। जी जी सर नहीं, मैं इन्हें इनसे एमएनए साहब से गुजारिश कर रहा था। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि राइट सिद्दीकी साहब उस सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन बार कैफ एक किताब है। इस किताब में जो चीजें सर लिख दी गई उनमें उन्हें जिस तरह ही कह रहे थे कि इन्हें री राइट किया जाना एक जज का भी शायद डोमेन नहीं है। दे वेरी ऑनरेबल टू अस, और हम अपनी पार्टी पॉलिसी में अगर हमारी लीडरशिप इसे कंटेस्ट नहीं भी करती तो एज ए पाकिस्तानी मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप देखें कि ये जो चीज़ एक किताब में नहीं है, एक पार्टी जो क्लेम ही नहीं कर रही, एक पार्टी जिसने एफिडेविट्स दे दिए जिनके अरकान ने कि हम तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो उन्हें आपने जस्टिस दिया विदाउट दैट पार्टी बीइंग अ पार्टी टू द होल केस। नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह अभी फरमाया गया, तो ये सारा जो प्रोसीजर के मई तक आप एमएनए हैं या मई की फलानी तारीख तक आप एमपीए हैं, आप वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, आप वोट कास्ट करते हैं इस मुल्क के बाकी जो कवानीन बने या बिल्स और एक्ट पास हुए ड्यूरिंग दैट डे। ये किताब कौन सी है आइन की, कौन सा चैप्टर है, कौन सी शिक है? मैं एज ए पाकिस्तानी पूछना चाहता हूं कि मुझे भी प्लीज बता दें कि जिसमें लिखा गया हो कि मई की इस तारीख तक ये एमएनए रहेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे। और दूसरा एक बड़ी क्लैरिटी से देखें, 58-42 के डिसीजन में अगर दो जजेस फिर इस तरफ राय दे देते तो क्या 7-6 से फिर वो हमें नजर आ गया कि क्लियर डिवाइड है। तीसरा एज ए पाकिस्तानी ये सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, उन्हें समझूं कि वो एक काबिल जज हैं जिन्होंने एक सही फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एज ए पाकिस्तानी तस्लीम करूं, या सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जजेस इसमें क्लियर डिवाइड थी उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करूं? ये सारे सवाल मेरे आज बुनियादी पाकिस्तानी सिटीजन हैं। और जब कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहे हैं तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ऑनरेबल जुडिशरी से कि मैं पिटिशनर हूं एक और सुप्रीम कोर्ट के केस में, और सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी काम है अवाम को जस्टिस डिस्पेंस करना, फ्री ट्रायल्स जस्टिस विच इज स्पीडी। 17 साल से मेरा एक केस पेंडिंग है सर, प्लीज एज ए पाकिस्तानी उन चीजों की तरफ भी देख लें, जस्टिस उन सबको भी चाहिए। आप लोगों ने जरूर ये फैसला दिया, प्लीज ये भी बताइए कि आइन की उस किताब के किस शिक में ये लिखा है कि एक ही टेन्योर में फलानी डेट तक ये एमएनए है, उसके बाद नए एमएनए कंसिडर होंगे। ठीक है, ये आपके सवालात रखते हैं कि यूम सिद्दीकी साहब के सामने। राना साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना में एक बार फिर खुशामदीद। यूम सिद्दीकी साहब, 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आपकी रहनुमाई हमें दरकार होगी। पहले तो ये बात बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि 3 दिन की बजाय 15 दिन कर लेना, ये आइन में तरमीम के मुतरादिफ समझा जाएगा या आइन के अंदर आप क्या समझते हैं मावराए आइन फैसला इसे कहा जाएगा? दूसरा, एक पार्टी जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, पार्लियामेंट की कार्रवाई के मुताबिक अरकान असम्बली अगर किसी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक हासिल है कि वो उन्हें उस पार्टी से निकाल के किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत का कह दे? जी मेरे नज़दीक तो नहीं है बिल्कुल भी। ये तो उन अरकान की विल है कि वो फ्री विल से जो है वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी रुकन ने सियासी जमात ज्वाइन कर ली है तो उसको ये कहा जाए कि नहीं तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो, तुम वापस जाओ। ये सुप्रीम कोर्ट का तो मेरा नहीं ख्याल का काम है, ना ही ये किसी और का काम है। ये तो उस रुकन कौमी असम्बली ने फैसला करना है जिसने अपना ना एफिडेविट दिया, एफिडेविट भी दिया तो आज़ाद का दिया, फिर नज़रियाती का दिया, फिर पीटीआई का दिया, और मतलब 4 किस्म के जो हैं वो कागजात नामजदगी दाखिल किए। मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये एक बहुत ही एक अजीब सी बात है कि इलेक्शन हो जाने के बाद उम्मीदवार जैसे भी आए उनके बाद जो है वो कागजात नामजदगी दुरुस्त करवाए जाएँ और एक नया शेड्यूल दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब भी सियासी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं तो इलेक्शन एक शेड्यूल आता है और उसमें एक कागजात नामजदगी दाखिल करने की तारीख होती है, एक वापस लेने की तारीख होती है, और इलेक्शन सिंबल से पहले आपको पार्टी टिकट देना होता है जिसको कंफर्म करती है पार्टी कि ये हमारी पार्टी का है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें नहीं की हैं, उनको अब दोबारा से कहा जा रहा है कि आप ये करें, और इलेक्शन कमीशन से ये कहा जा रहा है कि आप उस पार्टी से कंफर्मेशन लें,
और उन 39 अरकान से कहा जा रहा है कि अब आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके पास 15 दिन है और इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन में करना है। और अगर इस मामले में पीटीआई को या किसी को इलेक्शन कमीशन को डिफ़िकल्टी हो तो वो हम 8 जज साहिबान के पास चैम्बर के अंदर है। अब पनामा के अंदर तो जो है वो इसका मतलब ये है कि ये इन सारी चीज़ों की इन सारी जो भी शेड्यूल दिया है 8 जज साहिबान ने, तो वो इस सारे प्रोसेस की मॉनिटरिंग करेंगे जैसा कि पनामा के अंदर की गई थी। अब ये मॉनिटरिंग जज हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो, अब मैं इसको क्या कहूँ, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन कहूँ, प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कहूँ, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहूँ, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, या इसको कहूँ कि आइन रीराइट कर दिया और आइन को मस्ख कर दिया कहूँ। मेरे पास कोई मुनासिब अल्फाज जो हैं वो नहीं हैं जिनकी बुनियाद पे मैं ये कह सकूँ। लेकिन बहरहाल हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। पहले एक जज को मॉनिटरिंग जज बनाया था तो उसके बाद पाकिस्तान का क्या हशर हुआ था। अब 8 जज जो है वो मॉनिटरिंग जज हैं। तो देखते हैं कि क्या वो कैसी कानूनी मावनत पीटीआई को अगर कोई दुश्वारी होती है तो वो उनके पास चले जाएंगे। हमाइया मोहम्मद साहब, ये जो बात है अभी सिद्दीकी साहब ने आपकी गुफ्तगू के दौरान भी सवाल उठाया था कि 3 दिन को 15 दिन करना, आइन के एक फ़ैसले को तरमीम करना सुप्रीम कोर्ट का हक है। दूसरा, जितने अमूर हुए जो अरकान असम्बली मखसूस नशिस्तें दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, JUI को, उनके जो फैसले या उनके इस दौरान की जो प्रोसीडिंग्स थी वो अब कहाँ जाएंगी? जो इंतखाबात हुए, जो वोटरों ने कास्ट किया अपने। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि जो मुझे सबसे पहले तो जो बात हुई है जो मुझे समझ आती है, अब ये मेरी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। ये याद रखें कि आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे इतनी समझबूझ होनी चाहिए कि लॉ मेकिंग में या इस किस्म की चीज़ों में बात चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे गलत समझ लो। मुझे ऐसे लगता है कि ये याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो जजमेंट आई थी और उससे पहले जो एक किस्म का इब्हाम पैदा हो गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पार्टी के साथ जाए, क्या जाए, क्योंकि वो सारी चीजें आ रही थी बीच में। तो उस टाइम पीरियड को कि जिसमें आप अपने पेपर फाइल करते, वो टाइम पीरियड जिसमें आप विड्रॉ करते, वो टाइम पीरियड जिसमें आप अपना सर्टिफिकेट जमा कराते, उन सारे टाइम पीरियड को एंड प्लस उसके बाद 3 दिन को जब आप इसको जमा करें, प्रॉब्ली ये वही 15 दिन बन जाते हैं। तो ये उस लिहाज से शायद मेरे दिमाग में आता है, शायद उस लिहाज से हो। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, वो जो गलत डिसीजन हुआ था ना, ये याद रखें, उस गलत डिसीजन को जो कि गलत इंटरप्रिटेशन है और ये सारा गलत हुआ है, उसमें 8-5 नहीं है, उसमें 11-2 है। 11 जजेस ये समझते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ जो इलेक्शन कमीशन है वो गलत था। वो साहब को मैं वो कर दूं, वो 13 के 13 है, 11 नहीं है। जी अब जो भी है ना, तो उस लिहाज से तो अगर आप उसको करेक्ट करने के लिए करें तो ये हो रहा है। लेकिन देखिए, मुझे जो चीजें और फिर इसको जरा एक और तरह से भी देख लीजिएगा कि 13 के 13 जज साहबान कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला दुरुस्त था, उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने गलत की। तो चलें ये भी तस्लीम करें। तो हम तो अभी उसमें जा नहीं रहे ना, उसमें भी हम कर सकते हैं कि उसमें इलेक्शन कमीशन को अंदर जाना ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ आज के फैसले की बात कर रहा हूं। सिद्दीकी साहब, मुझे बोलने दे, आई नो आपको बहुत कुछ पता है, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, हम इतना चीजों को भी सुन ले। मुझे असल जो फिक्र हो रही है ना, मुझे असल फिक्र हो रही है मोहम्मद साहब, सर आंखों पे आप, मुझे एक फिक्रा याद आ रहा है, ये किसी ने कहा था तो उससे मिलता जुलता फिक्रा मैं भी कह देता हूं कि हमारी तो कौमी असेंबली में क्या, पंजाब में भी बहुत ज्यादा सीटें हैं, ठीक है ना। और मुझे दूसरी फिक्र ये हो रही है, मुझे उन बेचारी खवातीन की फिक्र हो रही है जिन्होंने सारी मेहनत जो है ना टिकटॉक पे की हुई है और उन्होंने एक बड़े फैंसी ड्रेस बनाए हुए, उन ड्रेसेस का क्या होगा। नंबर 2, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि असल मेहनत होती है टिकटॉक पे। उनको ये बताना होना चाहिए कि असल मेहनत होती है अवाम से वोट लेने में। लेकिन मुझे जो चीज असल वेट कर रहा हूं मैं उस डिसीजन की कि जिस दिन महर शराफत की सूबाई असेंबली की सीट उसको वापस मिलेगी, जिस दिन NA 130 का फैसला आएगा, जिस दिन सियालकोट का रिजल्ट आएगा, और जिस दिन जैसे वो कमिश्नर साहब ने कहा था कि अटक से लेके
ये रावलपिंडी डिवीजन की 19 सीटें जो है ना पीटीआई जीती थी। जब ये सारे डिसीजंस आने शुरू होंगे तो फिर आप देखेंगे असल चेंज तो तब आएगी। वो असल उसमें वो असल जो असल सिक्के हैं ना वो आने शुरू हो जाएंगे। ये नकली लोग जब यहां से निकलेंगे ना, इस पार्लियामेंट से निकलेंगे, ये पार्लियामेंट तब ठीक होगी। इस पार्लियामेंट को अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट इसी लिहाज से खराब किया गया है। और रही बात जो डिसीजंस की आप फिक्र कर रहे, इंशाअल्लाह ताला उनमें से बहुत सारे डिसीजन वापस होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये प्रेसिडेंट का और बाकी सारे चीजें दे विल एक्चुअली बी रिवर्टेड। हाँ, इस वक्त इतना नंबर नहीं है, लेकिन अनकरीब वो भी चेंज होगा। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ये हक जी मैं इसमें आता हूँ वापस आपकी तरफ। राना सिकंदर साहब, जो मैं सब बात कर रहे हैं अगले 4-5 महीने 24 और 3 नशिस्तें अगर मिलती हैं पंजाब असम्बली में तो 27 नशिस्तें मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 108 अरकान उनके पास पहले हैं। क्या पंजाब हुकूमत को जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं मोहम्मद साहब, वो बच सकती है? सर पहले तो मोहम्मद साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो मैंने फॉर हिज कमेंट इमरान खान आएंगे प्राइम मिनिस्टर, आई जस्ट वांट टू टेल हिम दैट यू विश कि वो आएंगे। दूसरी बात ये है कि मेरे हल्के का नंबर 183 है जी, एमपीए की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने इन्हीं के वजीर मोहतरम आसिफ नकवी साहब को वहाँ से हराया है, अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 से पीटीआई को हराया है। प्लीज़ मेरे साथ आए, मैंने इनवाइट कर रहा हूँ, ये इलेक्शन लड़े पीटीआई के टिकट पे। अब तो जमात भी बन गई है, इमरान खान साहब को लड़ाए इलेक्शन, जहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, जहाँ पे लोगों के साथ थॉरली रहते हैं। और इसी हल्के में 2018 में फिर मुझे ख्याल आता है कि इतने सीनियर सियासतदान और इन्हें लेक्चर मोरालिटी पे देने आते हैं, इस टाइम पे आके 2018 के इलेक्शन में जरा खोल के देखे ना हल्के। NA 134 मेरा हल्का, यही कॉन्स्टिट्यूएंसी, माय फादर, 0.00 समथिंग% डिफरेंस, 1,26,400 वोट हमारे, 1,26,600 वोट दे के पीटीआई को जिताया गया। और जब हम रीकाउंट में गए, हाई कोर्ट के डिसीजंस, इलेक्शन कमीशन के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के, और फाइनल बेंच में साकिब निसार साहब ने कहा कि ये 6 सीटों पे रीकाउंट कराऊं तो क्या इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दूं। एक सेनेट का इलेक्शन भी हुआ था, इसी जिंदगी में मैंने देखा है सर, जब 67 अरकान अंदर गए थे, सारी दुनिया ने टेलीविजन पे देखा था, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने भी टेलीविजन पे देखा था, और 67 अरकान अंदर गए और बाहर जब रिजल्ट आया तो शायद गालिबन 40 समथिंग निकले। हमारे कुछ सेनेटर्स आज तक इंडिपेंडेंट है सर, वो भी कंप्लीट जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और एज टू हिज पॉइंट, जो ये कह रहे हैं कि नंबर गेम, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज वेरी सीनियर टू मी, मेरे लिए काबिल एहतराम है, पर पंजाब के नंबर्स, फेडरेशन के नंबर्स इनके सामने। इनकी अपनी गवर्नमेंट क्योंकि 3 वोटों से सिर्फ बनी थी और इन्होंने बनाई थी जिनके साथ मिलके, इनका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू जरा पहले क्लैरिटी से पूछ लें कि कल तक ये इन्हीं जजेस के बारे में जो बयानात दे रहे थे, कल तक इन्हीं जजेस पे इन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराए कि हमें ट्रस्ट नहीं है इन जजेस पे। जिस तरह कहते थे कि अमेरिका नामंजूर और जाके उनकी झोली में बैठ के करा दा दें, जिस तरह कहते थे कि कभी नया पाकिस्तान, कभी आज़ादी, कभी हकीकी आज़ादी। सो वी आर नॉट फुलिश पीपल। आपने देख लिया कल का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बाजोड़ में, जरा बता दें कौम को कि आपके कैंडिडेट ने कितने वोट्स लिए और किस नंबर पे गया है। आपकी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा में जांचनी है तो देखें, एक मेट्रो बस लाहौर में भी चल रही है जिसे आप जंगला बस कहते थे, एक खैबर में भी BRT एक तोहफा देके गई है पीटीआई। दोनों का कंपैरिजन कर लें, इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग इन एजुकेशन आ जाएं तो कोई ऐसी लॉजिक पे गुफ्तगू करें। 24 घंटे अवाम को वही बात सुनानी, कल तक इन्हीं जजेस पे जिन पे आपने इतने इतने एतराजात किए, इतने इतने बयानात दागे, वही फाइज ईसा जिनकी बेगम को आपने खड़ा किया 3-3 घंटे FBR के ऑफिसेज में, आज उसी सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ मिला है। तो खुदारा स्टांस से एक लें, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे नौजवान और लोग ऐसे हैं जो सेन है और सेनली सोचते हैं। यहाँ प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। राना साहब, प्रोग्राम चूंकि बड़ा मुख्तसर वक्त रह गया, क्यूम सिद्दीकी साहब चूंकि बात सियासत की तरफ चली गई है, आपको लगता है आज के फैसले के बाद कोई सियासी बहरान कम होगा या इसमें मजीद इजाफा होगा? ज़रा मुख्तसर इस पर तबसरा कीजिएगा। नहीं, मुझे तो जो है ना, देखें ये जो 39 उम्मीदवार हैं जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था, अब उन्होंने ना तो कागजात नामजदगी में PTI का जिक्र किया, ना पार्टी एफिलिएशन जाहिर की, ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। तो इसलिए इससे पहले कि उनको डिसफ्रेंचाइज किया जाता, उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक हो गया।
अब ये सारी सूरत हाल जो है ना, कागजात नामजदगी इंतखाबात के बाद दुरुस्त करवाने का अमल और उसके लिए 15 दिन, ये मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। दूसरी बात ये है कि अब ये 39 या 40 या 41 जितना भी फिगर आ रहा है, जिसको पहले इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान करार दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह के कि भी आप अपना पार्टी टिकट या अपनी पार्टी एफिलिएशन और पार्टी से उसकी तस्दीक जो है वो 15 दिन के अंदर जमा करवाएं। तो अब वो उनके ऊपर है, वो किस पार्टी के अंदर जाना चाहते हैं, किस में नहीं जाना चाहते हैं। और ऐसे वक्त में मुझे एक और फैसला याद आ रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जिसमें जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन अनायत कर दी गई थी, जो कि इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के अपने पास नहीं था, और फिर पूरी पार्लियामेंट ने जनरल बाजवा के हक में वोट दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है 15 दिन के अंदर, ये देखने वाली बात है कि कौन किसको ले उड़ता है। मय्यम मोहम्मद साहब, आपको लगता है कि अब बहरान टलेगा या मजीद बढ़ेगा, और ये ख़ास तौर पे जो आज़ाद अरकान हैं सारे इंटैक्ट रहेंगे पीटीआई के साथ? देखिए, अगर डिपेंड करता है आपका बहरान से मतलब क्या है। देखिए, बहरान तो उस दिन पैदा हो गया था जिस दिन मतलब आप चाहे दुनिया के किसी भी जो ऑब्जर्वर्स थे या जितने भी सर्वे करने वाले थे और जितने भी टेलीविजन चैनल थे और जितने भी इन पार्टी के अपने लोग थे, जब 8 फरवरी को उन्होंने अवाम को देखा कि वो निकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट डाला है, और उसके बाद जिस तरीके से उस मैंडेट को चुराया गया, बहरान तो उस दिन पैदा हुआ था। अब अगर आप उस मैंडेट को ग्रेजुअली वापस अपनी जगह पे रखेंगे, जब आपने एक पजल के अंदर से अपनी वो चीजें निकाल के बाहर फेंक दिए, तो जब आप वो चीजें वापस अपनी जगह में पजल में रखना शुरू कर देते हैं और पजल कंप्लीट होना शुरू होती है, तो वो बहरान नहीं होती, वो उस चीज को ठीक करने की तरफ होती है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक बात मैं जरूर कमेंट करूंगा, जो सेनेट के लिहाज से बात हुई थी, क्योंकि मैं उस वक्त सेनेट में था, तो जिन लोगों ने 67 लोग गए थे और उसमें से 45-47 गए थे, वो पीएमएलएन के वो कैंडिडेट्स थे जो कि पीएमएलएन के कहने पे या अंदर की बात पे उन्होंने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जानबूझकर। ये उन लोगों से पूछा जाए कि आपने अपने पार्टनर को क्यों नहीं दिया। और ये इनके दरमियान में जो मिसट्रस्ट आज भी है कि एक कहता है मैं गवर्नमेंट में हूं, दूसरा कहता है मैं नहीं हूं, ये उसी वजह से कि इनके अंदर डीप रूटेड वो है। और ये याद रखें, ये वो पार्टी है कि जिन्होंने जैसे आज इद्दत केस किया। नसरुल्लाह साहब, मोहम्मद साहब से एक सवाल पूछिए कि अगर नंबर गेम इनकी बढ़ती है तो क्या ये पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएंगे? जी मोहम्मद साहब, अगर हमारे पहले भी ये था, शुरू में भी ये था कि हम इतनी हमारी थी कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल लेते, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और पीएमएलएन, इन तीनों के साथ हमने नहीं करना, क्योंकि दे आर डायरेक्ट बेनिफिशरीज ऑफ मैंडेट को चोरी करने के। तो हम उनके साथ मैं सब प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो गया वक्त। जो राना सिकंदर साहब, मैं चाहूंगा आप फाइनल कमेंट आप कर दें। हुकूमत को खतरा है आज के फैसले के बाद? सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से नंबर गेम सबके सामने है बड़ी क्लैरिटी से। शुक्रिया मोमिन साहब, बट आप फजलुर रहमान साहब के बारे में भी यही कहते थे, आप चौधरी परवेज अलही साहब को भी डाकू कहते थे, आप जो है वो शेख रशीद साहब के बारे में भी यही कहते थे। तो प्लीज़ एज ए यंग पाकिस्तानी, आई एम वेरी सॉरी, बट मैं सिर्फ वो चीज़ें दोहरा रहा हूँ। आपने नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो MNA हैं, उनके इलेक्शन के अंदर जो ज़िमनी में किया था, फिर दुनिया ने सुप्रीम कोर्ट में तमाशे देखे कि वो क्या हुआ। तो प्लीज़ अगर उस डिबेट को रहने दें, मोरालिटी की आपने क्या क्या जस्टिफाई किए, अभी बता दिए कि यून ने कि कैसे जनरल बाजवा की एक्सटेंशंस हुई थी, कौन लोग वो कराने वाले थे, किस तरह आपने पार्लियामेंट में जमहूरी किरदार अदा किया, किस तरह आप ये पंखे उतारने की बातें करते थे। तो प्लीज उस पे लेक्चर्स ना दे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहरहाल मेरा सवाल को खतरा है ये नहीं। सर मलिक साहब, आखिरी जी सर, एक खतरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर्स देखें, पंजाब में क्लियर मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं, क्लोज टू 2/3 अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से काम कर रहे हैं, डिलीवरी हो रही है। सर, इत्तेहादी भी आपके साथ ही रहेंगे? इत्तेहादी भी साथ हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह, और इत्तेहादियों के अलावा भी हमारी नंबर गेम की पोजीशन देखें। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम पंजाब में तो कोई इत्तेहादी मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर वफाक में जी ठीक हो गया जी। सर, पंजाब के अंदर मेरा सवाल ये रहेगा ऐसे पाकिस्तानी मोहम्मद साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।